हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बेटा ये इलास्टिसिटी है। इस चैप्टर में कंप्लीट आज आपको बताने जा रहा हूँ इलास्टिसिटी को। ठीक है, सो वन बाय वन स्टेप पे देखते रहिएगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा चला जाए। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा। इलास्टिसिटी किसी बॉडी की ना प्रॉपर्टीज होती है। जैसे रबड़ है और रबड़ का आपने खींच के थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और जैसे आप उसको छोड़ेंगे ना तो वो अपनी शेप पर आ जाएगी। सो डैट प्रॉपर्टीज इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो मैं एक प्यारी सी इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा? द प्रॉपर्टी, अच्छे से देखिएगा बेटा, ऑफ वर्च्यू ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट्स रीगेन, आप ऐसा लिख सकते हैं, इट्स रीगेन्स, और या फिर आप ये लिख सकते हैं ट्राई टू रिगेन्स, है ना, ट्राइज टू रिगेन्स, को जो ही नहीं कि वो बिल्कुल रिगेन ही कर ले, या ट्राई टू रिगेन। ठीक है, ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अपने किस शेप को पाना चाहती है बेटा? ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल शेप, ट्राई टू रिगेन ओरिजिनल शेप ऑन, कब? जब हम रिमूव कर देते हैं ऑन, तो हम लिखेंगे ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग मतलब उसको जो डिफॉर्म कर दिया था ना, उसके शेप को जो बिगाड़ दिया था। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जब इसको रिमूव कर देंगे, इस कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी। आई होप कि डिफिनीशन लिखने से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो अपने वो जो मेन उसका पोजीशन था उसमें आना चाहती है। अब ये सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये इलास्टिसिटी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो तीन प्रॉपर्टीज़ है बेटा। एक तो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली का मतलब कि अगर आपने कुछ फोर्स लगाया और डिफॉर्म हो गई, और जैसे ही फोर्स को आपने रिमूव कर दिया तो तुरंत कंप्लीटली अपने शेप को वापस, जैसे रबड़ है ना, रबड़ का आपने खींचा, इधर इधर भी फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो ये कुछ ऐसे हो गई थी। अब जैसे आपने फोर्स छोड़ दिया, ये अपनी ओरिजिनल शेप में पूरी तरह से आ गई, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन एक दूसरी है, जब आपने फोर्स लगाया तो थोड़ी सी वापस आई और थोड़ी सी नहीं आई, तो उसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियली इलास्टिक। पर एक तीसरी कंडीशन लिखेंगे जिसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक। ये क्या चीज़ होता है? जैसे आटे का आप ले लें या फिर मिट्टी, गीली मिट्टी ले लें और उसके ना शेप को बदल दें, और जब जैसे ही फोर्स छोड़ेंगे तो क्या अपनी पोजीशन पर वापस आएगी? तो नहीं आएगी। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? परफेक्टली प्लास्टिक वाली कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं। दो टॉपिक इसमें मेजर हैं, उसी दोनों को पढ़ना है, बाकी कुछ इसमें है नहीं बेटा। चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक आपका स्ट्रेस है और दूसरा आपका स्ट्रेन है। तो पहले ना स्ट्रेस को हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस की छोटी सी डिफिनीशन मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छे से देखते रहिए बेटा। मैं लिख रहा हूँ कि रीस्टोरिंग फोर्स। क्या लिखा है मैंने? अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स होती है और उसको जब रिमूव कर दिया जाए तो अपनी ओरिजिनल, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स आप बोल सकते हैं ना, रीस्टोरिंग फोर्स के सिंपल भाषा में। ठीक है, तो हमने लिखा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कि अगर कोई एक रॉड है, ठीक है, और ये दीवार से ऐसे बंधा हुआ है, हमने कोई एक फोर्स लगा दिया F इस रॉड पर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, देखिए 90 डिग्री भी लगा रहे हैं फिलहाल, तो ये मैं अब ये सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। तो अगर मैंने कोई फोर्स लगाया तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये हो गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा कि इस फोर्स को ये देखिए अपोज कर रहा है, ये अपने शेप में, ओरिजिनल शेप में पा जाना चाहता है, डेट इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आप इसकी देख रहे हैं फॉर्मूला स्ट्रेस की, तो क्या आ जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया।
इसी तरह से मिलता जुलता एक और भी मेरे पास फॉर्मूला था बेटा, वो था प्रेशर का, थोड़ा याद कीजिए। सो प्रेशर का भी था फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया। तो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रेशर था ना बेटा, इस यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स था बेटा। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, बुक के ऊपर आपने ऐसे पेन से ऐसे प्रेशर लगाया, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा था ना इस बुक पर, ये कैसा फोर्स था, ये तो एक्सटर्नल फोर्स था। और जिस एरिया में आप लगा रहे थे उस एरिया की बात कर रहे थे। पर यहाँ पर जब आप फोर्स लगा रहे हैं बेटा, तो ये बाहर वाले फोर्स की हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हैं इसके अंदर जो डेवलप हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा, बार बार मैं आपको बोलूँगा रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, एक और बात बेटा, प्रेशर्स कैसी क्वांटिटी थी, ये थी स्केलर क्वांटिटी, पर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती बेटा, ये टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो वेक्टर की तरह है, तो जैसे डायरेक्शन होता है ना वेक्टर में, इसके पास भी डायरेक्शन है और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट भी है इसमें, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। दैट इज नोन एज द टेंसर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसमें रहेगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन चीज़ों पर डिफाइन करेगी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि ये दोनों बातें क्लियर। एक और बात बेटा, अगर आप देखिए अच्छे से, कोई एक रॉड है बेटा, और किसी बच्चे ने क्या किया कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, और देखिए इधर इधर कोई फोर्स नहीं है, दूसरी तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो जब इधर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इस साइड 0 और इधर फोर्स 10 न्यूटन लगेगा, तो क्या इस रॉड पर कोई स्ट्रेस आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन। तो मेरा जवाब होगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक इस साइड कोई इसको लगाएगा नहीं, तब तो कोई स्ट्रेस कैसे आएगा, ये तो सीधे इधर चली जाएगी। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन, अगर 10 न्यूटन इधर भी लगा दिया और 10 न्यूटन इधर भी लगा दिया, तो क्या अब आएगा? हाँ। और कितना आएगा सर? तो आ जाएगा स्ट्रेस का फॉर्मूला 10 अपॉन एरिया, जो भी इसके एरिया होगी। अच्छा, तीसरे बच्चे के मन में आया, सर एक बात बताइए कि 10 न्यूटन आपने इस साइड लगा दिया और 20 न्यूटन आपने इधर लगा दिया सर, तो अब क्या होगा, अब कितना स्ट्रेस होगा सर? तो अब जो स्ट्रेस होगा बेटा वो होगा 10 अपॉन एरिया, 10 अपॉन एरिया। ये जो 10 है, ध्यान से देखिए, अब स्ट्रेस कर क्या रहा, अच्छे से चीज़ों को समझिए जरा। ये जो 10 है, किसी पार्टिकल पर 10 इधर और इसका भी 10 इधर, ये तो इसको रेस्ट में रखने की कोशिश कर रहा है, बार बार ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो 10 से खींचेगा एक अलग मैटर है। तो ये इस तरह से स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं। अब स्ट्रेस हमारे कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं बेटा, इन बातों पर भी थोड़ा गौर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर हम चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कुछ नहीं बेटा, इस चैप्टर बहुत ही हल्का सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ना। तो 3 टाइप्स के स्ट्रेस हम देखते हैं बेटा। एक देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकेंड जो आप देख रहे हैं बेटा, ये आप देख लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हालांकि वॉल्यूमेट्रिक को मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, किताबों में लिख रखा है। और थर्ड जो है वो क्या है, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है बेटा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा हम बोलते हैं बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब तो मन में आपके आ रहा है सर टेंसाइल क्या है, कंप्रेसिव क्या, अभी बता देते हैं। सपोज कोई रॉड था, और इस रॉड को मैंने यहाँ से ऐसे टाई कर रखा इस जगह से, और किसी बच्चे ने इस पर फोर्स लगा दिया F इस साइड, तो क्या इसमें एलोंगेशन होगा? कुछ ये फैलेगा, जब फैलेगा स्ट्रेस, तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए, कोई रॉड है और किसी बच्चे ने फोर्स ऐसे लगा दिया, कंप्रेस कर दिया, देखिए नाम से ही पकड़ में आ जाएगा, तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉल को आपने एक पानी में रख दिया, तो क्या पानी तो चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगा रही होगी, परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रेस आ रहा है, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं? देखिए अभी फॉर्मूला वही रहेगा बेटा। इस टाइप के फोर्स को हमने नाम दे दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब थर्ड टाइप है वो है शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको अलग से थोड़ा डिफाइन कर लिया जाए, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा। तो हम थर्ड जो डिफाइन कर रहे हैं, कौन सा डिफाइन कर रहे हैं बेटा? हमने डिफाइन कर दिया टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस।
आइए देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है या कोई एक सिस्टम है, एक रबड़ ही समझ लीजिए, रबड़ आप अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो रबड़ का इस एंड को फिक्स कर दिया, नीचे वाले एंड को हमने रबड़ के फिक्स कर लिया, ऊपर में हमने ना इस तरह से फोर्स लगा दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो रबड़ अगर नीचे आप फिक्स कर रखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, गौर से देखिएगा जरा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये समझने के लिए रबड़ मैंने आपको दिमाग में रखा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ भी फॉर्मूला क्या बनेगा स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला वही बनेगा सर, क्या बनेगा, फोर्स आपने जो लगाया और जिस एरिया पर लगाया, ऊपर वाले एरिया पर आप लगाए तो फोर्स अपॉन एरिया, ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। अब जिस तरह से स्ट्रेस 3 टाइप के थे आपको समझ आ गई होंगी, सेम ऐसे ही हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, मैंने बोला था ना 2 ही चीज़ें पढ़ना है, एक स्ट्रेस पढ़ना और दूसरा स्ट्रेन पढ़ना है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, इजीली आपको समझ भी आ जाएंगी चीज़ें। तो स्ट्रेन क्या होता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ, वो होता है बेटा चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अपॉन क्या होता है बेटा, ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये आपका क्या था बेटा, ये आपका था स्ट्रेन। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देख लीजिए, वही जो मैंने 3 टाइप्स वहाँ पढ़ाया, सेम एज इट इज़ यहाँ भी वही चीज़ें होंगी आपके साथ। फर्स्ट क्या था बेटा, तो फर्स्ट आप याद कीजिए लॉन्गिट्यूडनल था ना, फर्स्ट क्या था आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। सेकेंड क्या था बेटा, वॉल्यूमेट्रिक था। क्या था बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। थर्ड क्या था, तो ये शेयरिंग स्ट्रेन था, ठीक है। जैसे वहां आपने देखा था एज इट इज, यहां भी क्या था, तो सर टेंसाइल था। और क्या था सेकेंड, याद कीजिए, कंप्रेसिव था, ठीक है बेटा। सो अगर मैं बात करता हूं बेटा स्ट्रेन की और टेंसाइल की अगर बात कर लिया जाए तो क्या होने वाला है, गौर से देखते रहिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सपोज मेरे पास ये कोई रॉड है और किसी बच्चे ने इस पर फोर्स लगा दिया F न्यूटन। कितना न्यूटन लगाया, F न्यूटन। पहले कुछ और लेंथ रही होगी L, जब आपने F लगा दिया तब इस रॉड का शेप बदल गया और ये थोड़ी सी ये फैल गई, ऐसे यहाँ तक आ गई, ठीक है बेटा। अब ये जो थोड़ी सी फैली है ना, वो कितनी फैली है, वो डेल L, इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। तो जो स्ट्रेन था, हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, चेंज इन डायमेंशन, चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ डेल एल। और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था एल, तो ये देखिए, तो फॉर्मूला बन गया डेल एल अपॉन एल। इसी तरह से वॉल्यूमेट्री की बात करते हैं। अगर आप किसी इसको कहाँ डाल देते हैं, पानी के अंदर, तो पानी क्या करेगा, ऐसे वॉल्यूम को डिक्रीज करा देगा। जैसे कोई बलून था, गुब्बारा वगैरह था, उसको आपने डिक्रीज करा दिया, तो जो यहाँ पर स्ट्रेन बनेगा वो क्या बनेगा, डेल वी अपॉन वी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, डेल वी अपॉन वी बनेगा। चलिए अब लास्ट आ गया, वो क्या, शेयरिंग या टेंजेंशियल आप बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, शेयरिंग या टेंजेंशियल। देखते रहिएगा बेटा, इतना हल्का चैप्टर, इतना इजी चैप्टर है ना बच्चे, इसको तो बहुत ही इंजॉय करके सब बच्चा पढ़ लेता है, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है ये, है ना। तो देखिए वही सेम कंडीशन में रखा हूँ बेटा, कौन सी कंडीशन, नीचे का फिक्स मैंने कर लिया, ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये थीटा एंगल मिलेगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है वो हो गया एक्स, चेंज कितना हो गया एक्स, लेकिन ये तो ओरिजिनल अभी भी एल है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन मिलता है बेटा, यहाँ पर जो स्ट्रेन मिलता है, चेंज हो गया एक्स और ओरिजिनल कितना था, एल था, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप कि ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं न्यू टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, हुक्स लॉ, ठीक है बेटा, हुक्स लॉ। आइए देखिए हुक्स लॉ क्या होता है। अब ये हुक्स लॉ क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए कि मेरे पास ना ये कोई रॉड था बेटा, अच्छे से देखिए तो, और इस रॉड में आपने mg से कुछ वेट सस्पेंड करा दिया, 20 ग्राम जो भी करा दिया होगा आप, ठीक है। तो वेट इसका नीचे ऐसे काम करेगा। जब इसका वेट नीचे काम करेगा तो ये कुछ ना कुछ इसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ इंक्रीज कर जाएगा, डेल एल इंक्रीज करेगा। पहले लेंथ इसकी एल थी, तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रेस देख रहे थे तो स्ट्रेस कितना आया था, वो तो आया था फोर्स अपॉन एरिया।
वैसे ही आपने स्ट्रेन देखा तो स्ट्रेन आ गया डेल एल अपॉन एल। तो हुक्स लॉ यही बस कह रहा है कि जो स्ट्रेस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। जस्ट दैट मीन्स कि स्ट्रेन को अगर आप बढ़ा रहे हैं, किसको इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, स्ट्रेन को। अगर स्ट्रेन इंक्रीज करेगा दैट मीन्स डेल एल इंक्रीज करेगा, तो उस समय स्ट्रेस भी मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बस ये, लेकिन एक इसकी लिमिट होती है, और कहाँ, कौन सी लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक। तो मैं इसकी पूरी डिफिनेशन को लिख ही देता हूं। तो ये क्या चीज बन गया बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, within the elastic limit, within the elastic limit, within the elastic limit, the stress produced in a body is क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, स्ट्रेन, ठीक है, टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। तो अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करूंगा तो मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज आती है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स के हो जाएंगे। कितनी टाइप्स के हो जाएंगे बेटा, 3 टाइप्स को। ये कौन कौन से 3 टाइप्स और क्यों 3 टाइप्स हुए, अब ये बात आपको साफ नजर आ रही होगी क्यों 3 टाइप्स ही हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस 3 टाइप्स का है, स्ट्रेन 3 टाइप्स का है, तो ये भी 3 टाइप्स के ही होने वाले हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये चैप्टर आप देखकर आप एक चीज़ तो अंदाज लगा लेंगे, सर ये तो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर हो गया सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए एक फर्स्ट जो है वो क्या है बेटा, यंग्स मॉडुलस। क्या है बेटा, फर्स्ट यंग्स मॉडुलस। सेकेंड हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और थर्ड आपका होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है बेटा, बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस वाई के नाम से स्टार्टिंग है, तो इसलिए हमको इसको वाई से ही डिनोट करेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग ईटा से दिखाते हैं और बल्क मॉडुलस को हम लोग बीटा से दिखाएंगे। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो वाई है क्या हो जाएगा, यहीं से देखिएगा, देखिए क्या था फॉर्मूला, थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए। तो स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बेटा, स्ट्रेन के था। तो अगर स्ट्रेस को देखा जाए तो स्ट्रेस इक्वल था बेटा ई, और ये था स्ट्रेन के। सो ई इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ई ही अब आपका क्या बन जा रहा है, वही तो है इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर वाई इलास्टिसिटी है, तो वाई क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बनेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, अच्छे से देखिएगा आप लोग, अगर ये क्या है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस है कितना, अगर उस रॉड के बारे में फिर से चर्चा किया जाए, जो रॉड बार बार ऊपर दिखा रहा हूँ मैं, सो फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितना रहा, डेल एल अपॉन एल। सो डेट मीन्स आ जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल एल। ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ईटा, ईटा क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये क्या चीज़ है, वो वही वाला केस है, जब याद कीजिए कि मैंने ये रबड़ को ले लिया था, फिर मैंने ऊपर से फोर्स टेंजेंशियल वाली बात कर रहे थे ना, वही चीज़ है, सेम चीज़ है ये। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया था, स्ट्रेस, और स्ट्रेन कितना था, याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए बेटा, ये था बेटा एक्स अपॉन एल। एक्स क्या था, यहाँ पर ये जितना चेंज हो गया था, एल उसका जो भी ओरिजिनल शेप था। सो आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एफ अपॉन एल ए इंटू एक्स। ये रहा आपका ईटा, ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर हम बात करते हैं बीटा की।
बीटा क्या था बेटा, बीटा आपका था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम यहाँ प्रेशर की तरह डिनोट करेंगे, डेल वी अपॉन वी। ध्यान रखिए कभी कभी नेगेटिव साइन आ जाता है। कुल मिला के ये है कि हमको इसको क्या रखना, हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डेल वी अपॉन वी। ये बल्क मॉडुलस वही वाला स्टेज था ना जहाँ पर आप किसी बॉल को किसी फ्लूइड्स के अंदर रख देते हैं, तब क्या होता है। ठीक, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आ रहा है वो है एनर्जी स्टोर। क्या देखेंगे, एनर्जी स्टोर हम देखेंगे किसी रॉड वगैरह में, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर। ठीक है, एनर्जी स्टोर की हम बात करेंगे। तो सपोज मैं एक केस ले लेता हूँ। केस कब का ले रहा हूँ बेटा, कि अगर मेरे पास कोई एक रॉड है, उस रॉड पर मैं भी फोर्स लगाऊंगा, अभी जस्ट लगाया नहीं हूँ, जस्ट लगाने की ही बात कर रहा हूँ। तो एक फोर्स मैं लगाऊंगा इस पर। अब जैसे ही लगाऊंगा ये क्या होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगी धीरे धीरे, एक ही बार तो करती नहीं कोई भी चीज़। तो सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले वो एक्स हुई और ये जो थोड़ा सा एक्सटेंड की, इसको डी एक्स बोल देते हैं, ठीक है। और फाइनल जो है पोजीशन वो कहाँ तक आ गई है, अगर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया है तो फाइनल जो हुआ है कुछ ऐसा उस रॉड के साथ हो गया। डेट मीन्स यहाँ पर जो हुआ वो कितना लेंथ उसकी इंक्रीज कर गई, डेल एल। ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, आई होप। मेरी बात को अच्छे सुनिएगा। इस जगह पर जब बीच वाले बात कर रहे हैं अभी जस्ट कि यहाँ पर क्या कर रही थी, अभी बॉडी यहाँ पर वो फैल रही थी, इलोंगेटेड हो रही थी मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में y इक्वल हमारे पास जो बन रहा था वो क्या बनेगा, एफ एल, अभी ऊपर हमने फॉर्मूला देखा a इंटू एक्स। तो ये कुछ हम किसी एक टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स है ना, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ आर। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, एफ ए एक्स अपॉन एल। आई होप कि ये सारी बातें सबको समझ आई होगी। मैंने कैसे लिख दिया, इसको इधर भेज दिया था ना, ए एल को, ए एक्स को इधर भेज दिया, अब एल कहाँ चला गया, नीचे आपका। सो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बारे में बात करेंगे बेटा, किसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम बात करेंगे, अच्छे सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम बात करेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी अगर और भी सोचें आप, अच्छे से सोचिए ज़रा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्वल होता है बेटा। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वर्क डन, तो अब वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर है क्या, माफ कीजिएगा यहाँ पर वाई होना चाहिए था, फोर्स यहाँ पर है क्या, वाई ए एक्स अपॉन एल, वाई ए एक्स अपॉन एल, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने इसको डी एक्स दिखा दिया बेटा, क्या दिखा दिया, डी एक्स दिखा दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों तरफ मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, और वो इंटीग्रेशन रखेंगे एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, पहले रॉड जीरो थी और फाइनल कहाँ पर पहुँच गई, डेल एल तक वो चली गई है, और यहाँ पर टोटल यहाँ पर एनर्जी आने वाली है। तो क्या आने वाली, चेक कर लेते हैं, वाई ए अपॉन एल, और ये हो जाएगा बेटा एक्स अपॉन टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर डेल एल तक। चलिए बहुत सुंदर भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, वाई ए अपॉन टू एल, और यहाँ पर ये हो जाएगा डेल एल का स्क्वायर। ये आपका यू टोटल आ गया बेटा। अब जरा सोचिए y की वैल्यू को हम रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी यहाँ पर काम करना चाहेंगे। एक काम कर लेते हैं, क्या करेंगे बेटा, l एक और भी ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लें तो इससे मुझे एक फ़ायदा दिखाई दे रहा है, मैं उसको पहले कर ही लेता हूँ ना। क्या कर लिया, वाई ए अपॉन टू, देखिए ये हो जाएगा डेल एल अपॉन एल का स्क्वायर इंटू एल, ए इंटू एल तो आपका वी वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम के उधर भेज दूंगा। और ये देखिए वाई को हम क्या लिख रहे थे, बार बार याद कीजिए तो ज़रा, इसको हम लिख रहे थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऊपर लिखे ना वाई, यंग्स मॉडुलस। तो बेटा मैं अब अगर इसको देखूं सोचूं, और ये तो ए इंटू एल क्या था, वॉल्यूम था, इसको मैं इधर लेके चला गया ना, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और इसको मैं लिखा 1/2, और इस y को मैं लिख रहा हूँ बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इनटू डेल एल अपॉन एल। ये क्या चीज़ है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डेट मीन्स है क्या चीज़, ये तो स्ट्रेन का स्क्वायर है, स्ट्रेन का स्क्वायर है। अगर ये स्ट्रेन का स्क्वायर बेटा, तो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बन गया आ गया, वो क्या आ गया, एनर्जी स्टोर
अपॉन वॉल्यूम इक्वल जो आ रहा है बेटा वो कितना आ गया 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये मेरे पास फार्मूला बनकर आ गया। अच्छा, दूसरा फार्मूला अगर मैं एक चीज़ और भी देखूं बेटा कि अगर रॉड की खुद का जो वेट है, ये तो फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, सेल्फ जो उसका वेट होता है रॉड का, उसकी वजह से एनर्जी कितनी स्टोर होती है रॉड में, उसको भी हम चलिए कर ही लेते हैं ना। तो अगर मेरे पास ये कोई रॉड है बेटा, अच्छे से देखते जाइए, कोई रॉड है और इस रॉड पर मैंने सस्पेंड कर दिया, कुछ वेट यहाँ पर यूज कर लिया होगा, कुछ मास वगैरह लगा रखे होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ डेल एल नीचे आ गया होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है mgh, क्या होता है बेटा mgh, तो एच तो है नहीं यहाँ पर, कितना काम किया डेल एल काम किया, तो हम बोल देंगे mg डेल एल। अब एनर्जी स्टोर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, एनर्जी स्टोर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया ना बेटा, वर्क इनटू। अब यहाँ मैं बात कर देता हूँ किसके, एनर्जी स्टोर के बारे में। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए ऊपर से, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छे से देखते जाइएगा। स्ट्रेस क्या था बेटा, फोर्स अपॉन, तब फोर्स तो फोर्स है नहीं, फोर्स क्या है mg है ना, तो mg ही लिख लेते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा mg अपॉन एरिया, तो a इंटू स्ट्रेन क्या था डेल एल अपॉन एल, इंटू ये क्या था बेटा वॉल्यूम क्या था a इंटू एल। कुछ चीज़ें कटती हुई नज़र आ रही, क्या कटती हो रही है ना, a और l आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, ये तो बच रहा है 1/2 mg डेल एल। डैट मीन्स जो एनर्जी बच रही है, हमने वर्क डन तो किया इतना, लेकिन एनर्जी उसके जस्ट आधे, तो आधी एनर्जी गई किधर, तो बेटा आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में खत्म हो जाती है। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए ये ग्राफ हम जो यहाँ पर बनाए हैं अभी, ये ग्राफ किसके किसके बीच का है बेटा, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच का ग्राफ है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच की ग्राफ है आपका। इस ग्राफ में आप देखेंगे बेटा, इनिशियली यहाँ से यहाँ O से A वाले पॉइंट पर इलास्टिक को फॉलो करते हुए फर्स्ट पॉइंट को देखिए, इन द रीजन बिटवीन O to A, ये देखिए O to A वाला जो रीजन है, द कर्व इज लीनियर, इसमें कर्व क्या है बेटा, ये लीनियर है और हुक्स लॉ को ये फॉलो करता है, और इस रीजन में ये जो बॉडी आपकी है ये इलास्टिक बॉडी कहलाएगी। अब बात करते हैं A to B के बारे में। इन द रीजन A to B स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस रीजन में देखिए ऐसे कर्व थोड़ा सा पार्ट आ गया है, बट बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, लोड इज रिमूव, जैसे ही लोड को रिमूव किया जाएगा तो उससे बॉडी अपने आप को पा जाती है। पॉइंट बी इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट, और जो बी पॉइंट है इसी को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इफ द लोड इज इंक्रीज्ड, अगर मैं लोड को फिर से इंक्रीज करा रहा हूं, द स्ट्रेस डेवलप इंक्रीज रैपिडली, तो उस समय स्ट्रेस बहुत तेज से बढ़ती है, देन स्ट्रेन। आगे क्या बोल रहा है, इन रीजन फ्रॉम बी टू डी, अब बी टू डी वाले रीजन के बात कर कि व्हेन लोड इज रिमूव द बॉडी डज नॉट रीगेन, इसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद बॉडी अपने शेप को वापस नहीं पाती है। इवन व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो, स्ट्रेस को जीरो कर दीजिए, फोर्स हटा दीजिए बिल्कुल, स्ट्रेन इज नॉट जीरो, लेकिन स्ट्रेन उसका जो शेप बदल गया वो जीरो होने वाला नहीं। द मटेरियल सेट हैव टू परमानेंट सेट, वो परमानेंट सेट हो जाएगी। ठीक है, द रीजन बियॉन्ड पॉइंट बी इज नोन एज द प्लास्टिक रीजन, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है बेटा, correspondence to the ultimate tensile strength. Beyond this point, additional strain is produced by even the reduced applied force and fracture occurs at D. अब आगे बढ़ते हैं बेटा, if plastic regains, इस plastic region is large, then the material will the डक्टाइल, और इफ प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल देन द मटेरियल विल बी ब्रिटल। अब देखिए ये फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है यहाँ से, इस वाले पॉइंट से अगर आप बढ़ेंगे डी वाले पॉइंट से, तो ये बॉडी क्या हो जाती है, टूट जाती है। आई होप कि ये सारी कहानी आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है बेटा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, और आप कॉन्टीन्यूअसली इस चीज़ को देखते रहिए।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा। मैं आपको एक एक बार करके फिर से चीज़ों को दिखा रहा हूँ, इसीलिए कि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे तो प्लीज़ ले लीजिए और इन सारी बातों को रिवीजन करते रहिए बेटा। ओके, आई होप कि सारी चीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू ऑल।